हेलो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर सेकंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग और ये है पल्स अरिहंत इकोनॉमी की बुक से जो रिवीजन पर्पज से और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी बुक है। प्लस इसमें आपको अप टू डेट सब कुछ दिया हुआ है और मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो भी आपका यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो कुछ भी आता है सिर्फ वही दिया गया है। एक्स्ट्रा आपको फैक्ट एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई हैं कि आपको इसमें से वो छांटनी पड़े। तो ये मैं आपको फर्स्टली पढ़ाती हूँ इसका इंट्रोडक्शन। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो इसका इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, बेस ईयर ग्रीन जीडीपी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी के बारे में, जिसमें जीडीपी वर्सेस जीएनपी, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। और नंबर 3 अदर इंडिकेटर्स हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई। इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच पढ़ेंगे इसमें, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि हम नेशनल इनकम को किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 तरीके के इसमें मेथड्स दिए गए हैं और अप्रोच दी गई हैं। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे न्यू जीडीपी सीरीज़ की नई जीडीपी सीरीज़ क्या क्या आई हुई हैं। नंबर 6 पे पढ़ेंगे हम अदर कॉन्सेप्ट्स, जो जीडीपी या नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि पोटेंशियल आउटपुट, जीडीपी डिफ्लेटर, इकोनॉमिक साइकिल एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया, देखिए लगता है ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बाकी और चैप्टर से, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं ना, तो इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे कवर हो जाता है। और आपको जो रियल में भी, जैसे एक तो आप पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए, लेकिन रियल में भी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में समझ में आने लगेंगी। और आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या नॉर्मल किसी भी न्यूज़पेपर का अगर इकोनॉमी सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजीली वो चीज़ें समझ में आएंगी और बोर भी नहीं करेंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीजर्स ऑफ वेलफेयर के बारे में, एचडीआई, जीआईआई और जीएनएच एटसेट्रा, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, आपका जेंडर गैप इंडेक्स हो जाता है। और इसके बाद ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और इम्पोर्टेंट कुछ ट्रेंड के बारे में। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। नेक्स्ट अब हम इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेशनल इनकम क्या होती है। देखिए नेशनल इनकम होती है जब किसी भी कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी चीज़ें या जो भी सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उनकी टोटल वैल्यू, यानी कि किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी टोटल वैल्यू किसमें, एक कंट्री के अंदर। तो ये कुछ पर्पज़ के लिए कैलकुलेट की जाती हैं। क्या पर्पज़ है इनका देखते हैं। मेजर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन कंट्री इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसमें ये पता लग जाता है कि मनी की टर्म में, यानी कि पैसों की टर्म में एक कंट्री में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, या कुछ अगर आपको पिछले सालों से देखनी हो तो कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, ग्रोथ कितनी बड़ी है, डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो इससे आपको पूरी नेशनल इनकम आपकी निकल जाती है। और इसके बाद सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाते हैं। जब हमें पता होता है ना कि हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम है वो ग्रो हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रही है, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग करने में हमारी हेल्प करती है। फिस्कल पॉलिसी बनाने में ये गवर्नमेंट की हेल्प करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में ये आरबीआई की हेल्प करती है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने में ये गवर्नमेंट की हेल्प करती है। इसके बाद देखेंगे हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम विद अदर कंट्रीज़। इससे और क्या फ़ायदा है कि ग्लोबली आप ये देख सकते हैं कि दूसरी और कंट्री की अपेक्षा आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है या घट रही है और आपको उसमें कितनी और चेंजेस या प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो ये क्या होती है नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड पर्पज़ कि हम नेशनल इनकम को काउंट क्यों करते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, जो थोड़े डिफरेंस होता है उनमें, जैसे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी, पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई एटसेट्रा।
तो फर्स्टली हम जानेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये वो टोटल वैल्यू होती है। सबसे पहले समझिए, एक फाइनेंशियल ईयर में या कोई भी एक स्पेसिफिक पीरियड दे दिया, वैसे तो मेन फाइनेंशियल ईयर ही होता है, तो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं जो मार्केटेबल हैं, ये नहीं कि आप घर के लिए खाना बना रहे हैं, ऐसे नहीं, मतलब रेस्टोरेंट में एक खाना बन रहा है, एक उस तरीके से मार्केटेबल, तो उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम जीडीपी। किसको कहते हैं जीडीपी? एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर जब एक कंट्री की नेशनल बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही, अगर हम इंडिया के पर्पज से बात करें, तो जो भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू, उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो अब हम समझेंगे। तो इसके नीचे देखिए अंडरलाइन है टोटल वैल्यू, तो यानी कि टोटल वैल्यू किसको कहते हैं? मार्केटेबल फाइनल गुड्स किसको कहते हैं? तो जिनके नीचे अंडरलाइन है ना, इस लाइन में ग्रीन कलर की में, तो उसी से रिलेटेड आगे इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो वैल्यू, वैल्यू का क्या मतलब है? इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस है ना, उसके बेस पर वैल्यू आपकी कैलकुलेट की जाती है। तो दो तरीके से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो करंट ईयर के बेस पर और एक कर सकते हैं कांस्टेंट ईयर के बेस पर। जो कांस्टेंट ईयर होता है उसको कहते हैं बेस ईयर। बेस ईयर होता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने एक बेस ईयर निर्धारित किया हुआ है 2011 टू 12 की, जो भी ग्रोथ हुई है, जो नेशनल इनकम है, वो 2011 टू 12 की अपेक्षा अब कितनी हो रही है, यानी कि बेस ईयर 2011 टू 12 को ये लोग लेकर चल रहे हैं कि उस टाइम जो हुई है और अब जो हुई है उनके बीच का जो कंपैरिजन होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट ईयर या बेस ईयर। तो करंट ईयर होता है कि जैसे पिछली साल जितनी आपकी हुई है आपकी इनकम, तो नेक्स्ट ईयर कितनी हुई है, यानी कि आपकी करंट इन ईयर से रिलेटेड जितनी भी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है वो आपकी करंट ईयर या नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। रियल जीडीपी कहलाती है आपकी जो बेस ईयर से आप कंपैरिजन करते हैं। ओके, करंट ईयर एंड कांस्टेंट ईयर। करंट ईयर की जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी, इसको क्वांटिटी इनटू प्राइसेस, करंट के जो प्राइस होते हैं और उनकी जो क्वांटिटी में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और कांस्टेंट ईयर में रियल जीडीपी कहते हैं, और इसको क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो कांस्टेंट ईयर के प्राइस होते हैं। ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिंपली समझाती हूँ, वैसे आगे आपको अच्छे से समझाया गया है। देखिए रियल जीडीपी कांस्टेंट ईयर की, बेस ईयर की समझिए कि मान लीजिए 100 रुपये के आप 10 पेन खरीद सकते थे उस टाइम, तो 100 रुपये की 10 पेन अगर आप खरीदते हैं तो 10 रुपये का एक पेन हुआ। लेकिन अगर आप अब 2024 में अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए वो पेन 15 रुपीज़ का हो गया, तो यानी कि 150 रुपये के आपके 10 पेन हो गए, यानी कि 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े आपको। 50 रुपीज़ की एक्स्ट्रा पेन की जो वैल्यू है वो बढ़ी है, तो यानी कि 50 रुपीज़ में आपकी नेशनल इनकम में ग्रो हुई है। तो इस तरीके से नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि मान लीजिए लास्ट ईयर में आपके पेन थे, या लास्ट मंथ में कह सकते हैं आपके पेन थे 10 रुपीज़ के और अब हो गए हैं 12 रुपीज़ के, या हो सकते कोई चेंज भी ना हुआ हो। तो इस तरीके से। इसके बाद मार्केटेबल क्या होते हैं? देखिए मार्केटेबल गुड्स वो होते हैं जो जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, इनमें कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ नहीं होती, ना ही इसमें बार्टर सिस्टम आता है, ना ही इसमें चैरिटेबल एक्टिविटीज़ आती हैं कि आपने सामान के बदले सामान ले लिया, ये नहीं होता। ये मैन्युटरी वैल्यूज़ में होना चाहिए, वैल्यूज़ में। ना ही ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ आती है, आपने किसी को दान दिया है, चैरिटी दिया है, तो वो भी मार्केटेबल गुड्स में नहीं आती कि घर के लिए मतलब मम्मा ने खाना बनाया है, तो वो भी नहीं आता। तो ये होते हैं मार्केटेबल। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं जो बिल्कुल फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी होते हैं जी, यानी कि जैसे कि अगर एक रेस्टोरेंट वीट खरीदता है या वेजिटेबल या मिल्क खरीदता है, किसके लिए? अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए, तो ये फाइनल गुड नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि इसे यूज़ करके रेस्टोरेंट खाना बना के आगे देगा। लेकिन जब वही डिश बना के आगे कस्टमर को सर्व की जाती है तो वो फाइनल गुड होता है, उससे इनकम होती है ना, तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं कैलकुलेट करते, इसमें करते हैं हम फाइनल गुड्स को डायरेक्टली जो कंजप्शन के लिए रेडी होती है। इसके बाद देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या है? ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है
इसमें क्या क्या आता है देखिए, ज्योग्राफिकल टेरिटरी में इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है यानी कोई भी इंसान, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज या कोई भी कैपिटल, ये फ्री फ्लो होती हैं, कोई चेंज नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता कि कुछ चेंज करना है, कोई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि आप इंडिया में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी लेकिन डिफाइन ज़रूर की गई है। तो कैसे डिफाइन की गई है, जैसे कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर तक आता है। ये जैसे आपका समुंदर लगते हैं ना, तो वहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स समुंदर के ही अंदर कुछ आपका कुछ दूरी तक इतना स्थान होता है कि वो आपका होता है, एक कंट्री का होता है। तो ये आपका विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, यानी कि जीडीपी में काउंट होता है अगर इसके अंदर अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसके बाद शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 20 मोर कंट्रीज। तो कुछ शिप्स, 2 और मोर कंट्रीज, सॉरी, जिसमें कुछ शिप्स और एयरक्राफ्ट्स भी आते हैं जो 2 और मोर कंट्रीज के बीच में ना, एक जैसे सिंगली 2 कंट्री मिलके शिप्स और एयरक्राफ्ट को ओन करती हैं या ऑपरेट करती हैं, तो वो भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा। जैसे एयर इंडिया का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो जो इंडिया की जीडीआर में काउंट किया जाता है। ऐसी कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, कुछ कॉन्सुलेट्स होते हैं, कुछ एम्बेसीज भी होती हैं जो एक फॉरेन कंट्री में इंक्लूड होती हैं, लेकिन है वो इंडिया की, तो ये भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, देखिए इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नहीं होती जो फिजिकली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होती हैं। फिजिकल तो हैं वो, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है ना, वो आपके लिए कुछ भी नहीं आपका प्रोड्यूस करती, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं इंक्लूड होती। देयर ऑफिसेज फॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि उनके जो ऑफिस हैं वो इंटरनेशनल टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएंगे। अब इसके बाद हैं स्पेसिफिक पीरियड। तो स्पेसिफिक पीरियड का क्या मतलब है, वही फाइनेंशियल ईयर, जैसे 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 तक। और ये किसके बेस पर होता है, ये एनुअली होता है और क्वार्टरली बेस पर नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस इसको जीडीपी को काउंट करती है। कौन, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, एनएसओ। तो एनएसओ के बारे में हम पढ़ेंगे। एनएसओ 2019 में फॉर्म हुआ, कब, जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ, इसमें से सिर्फ 1 S आपको हटानी है और थोड़ा सा चेंज है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस मर्ज हो गया किसके साथ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ। तो जब ये दोनों मर्ज हुए तो एक एनएसओ की स्थापना हुई थी 2019 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और इसमें क्या कलेक्ट होता है, ये कलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है और प्रेजेंट करता है किसको, सोशियो इकोनॉमिक, जो कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेटा होता है ना कि कितनी इकोनॉमी ने डेवलप किया है, कितनी ग्रोथ की है, तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होता है तो उसको एनएसओ ही प्रेजेंट करता है, एनालिसिस करता है और कंट्रोल करता है। इसके बाद देखिए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, ये है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट इट्स ओके, मैं आपको ये ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा पार्ट्स में खींचना नहीं चाहती। और बीच में मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, और मैं थोड़े और इक्विपमेंट इकट्ठे करूँ कि मैं आपको और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, बहुत ऑथेंटिक वे में, टाइम सेविंग हो और जो आपको इजीली समझ आए और आपके लिए फ़ायदेमंद हो रियली। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, हु ऑर्डिनली रिजाइड्स इन इंडिया। फर्स्टली कि जो इंडिया में रहता ही है और जिसकी इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो वो कमाता है, इनकम है उसकी, वो भी इंडिया में, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। और एक जो पर्सन है वो 1 साल या इससे ज़्यादा इंडिया में ऑर्डिनली रह रहा हो, या एक नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है उसको हम, जरूरी नहीं है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया ही कहलाए, एक नॉर्मल रेजिडेंट को हम सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं जो 1 साल से या इससे ज़्यादा रह रहा हो प्लस वो इंडिया में ही कमा रहा हो, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं।
और अपने लिए इंडिया के लिए ही कमा रहा हो। ए पर्सन हैज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया इफ ही कैरीज आउट हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। समझ गए? अगर वो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया में ही कर रहा हो, जैसे कि प्रोडक्शन है, चाहे कंजप्शन है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। और ये क्या कौन कौन होते हैं? फर्स्टली, इंडियंस वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज एब्रोड। एक तो जो एब्रोड यानी कि विदेश में जो काम कर रहे हैं इंडियंस, कर तो इंडिया के लिए रहे हैं ना, कमा इंडिया के लिए रहे हैं, इन्वेस्ट भी वो इंडिया में ही करेंगे, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहे जाते हैं। और फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, और जो फॉरेन सिटीजन्स हैं वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हों। वो नहीं कि वो स्टडी पर्पज या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हों, ऐसे रेजिडेंट नहीं, वो इंडिया में ही कमा रहे हों। अगर कमाते तो इंडिया में कंज्यूम भी तो करेंगे ना, वो अपना दैनिक ज़रूरतों की चीज़ है या कोई भी है तो वो इंडिया में ही करेंगे उस चीज़ को, तो वो भी आपके जीडीपी या नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होते हैं। और कौन कौन नहीं काउंट होते? फॉरेन वर्किंग इन द इंडियन एमएनसी अब्रॉड। एक तो जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहे हों विदेशों में, फॉरेनर्स फॉरेनर्स जैसे हमारे इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, लेकिन वो कमाते तो अपने लिए फॉरेन के लिए हैं और वहीं कंज्यूम करते हैं। फॉरेनर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ WHO, IMF एटसेट्रा लोकेटेड इन इंडिया। जो फॉरेनर्स WHO, IMF में वर्क करते हैं और जो कि इंडिया में लोकेट है, IMF या WHO का ऑफिस, तो वो भी इंक्लूड नहीं होते। और जो एम्बेसडर होते हैं दूसरी कंट्री के, पोस्टेड इन इंडिया, जो इंडिया में पोस्टेड है, तो वो भी काउंट नहीं होते। जो फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो 1 साल से कम रह रहे हैं, वो भी काउंट नहीं होते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।